हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है सभी का आज के पीवाईक्यूज के थर्ड वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट के पास्ट ईयर में आए गए क्वेश्चंस को। 2023 जो कि अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही एग्जाम हुआ था, सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो भी क्वेश्चन मैनेजमेंट से रिलेटेड या फिर जिसे तुम एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस पर आज हम लोग कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ उससे रिलेटेड एस्पेक्ट को भी हम लोग इस सेशन में लेकर चलने वाले हैं। सो यार, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ सो दैट उनकी भी हेल्प हो पाए। साथ ही साथ जो बच्चे पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उस चैनल वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ एग्जाम टाइम ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, सो दैट वहां से आप इन सारे पीवाईक्यूज के पीडीएफ्स को डाउनलोड कर पाओ और साथ ही साथ और भी वेरियस बेनिफिट्स उठा पाओ। सो ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सिंपली आपको एग्जाम टाइम सर्च करना है, EXAMTYM, या फिर सर्च नहीं भी करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, वहां से जाकर एनरोल हो सकते हो। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा, सीवीटी पीजी 2024 जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं एमकॉम कोर्स के लिए, उनके लिए कंप्लीट कोर्स यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है। और साथ ही साथ लास्ट मोमेंट पे रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट करवाई जाएगी उसका भी एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना लेट किए हुए। अगर इंटरेस्टेड हो तो जाकर एग्जाम टाइम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और स्टोर सेक्शन में ये कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप ऑडियो ऑडिबल होगी और वीडियो देख पा रहे होगे क्लियरली हर एक चीज। देखो यार, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। पूछा गया कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होता है उसमें 5 स्टेजेस होते हैं। अब यहाँ पे वो पांचों स्टेजेस क्लियरली दे रखा है। अब इन स्टेजेस को आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो जैसा कि देख पा रहे होगे, यहाँ पे फर्स्ट में स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, प्लानिंग होती है, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, स्क्रीनिंग एंड सर्चिंग। तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा कि क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग हो, सिलेक्शन हो, कुछ भी हो, हमें चीजों को करना होता है प्लान। क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं हम चीजों की। करते हैं या नहीं करते? तो फर्स्ट स्टेप किस चीज से बनता है? प्लान डेवलप करने से। अब आपने प्लान बना लिया कि मुझे सीयूईटी एमकॉम एंट्रेंस में इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उतने मार्क्स को स्कोर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं 300 मानकर चलता हूं आपको स्कोर करना है सीयूईटी में, ठीक है? तो इस 300 को स्कोर करने के लिए आपको वेरियस स्ट्रैटेजीज बनाने होंगे कि मैं सबसे पहले कंसेप्ट्स बनाऊंगा, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करूंगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट देता चलूंगा। तो सेकंड स्टेप बेसिकली क्या आता है? आपको स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना होता है, या फिर आसान भाषा में कहूं तो स्ट्रैटेजी डेवलप करना होता है, ठीक है? तो सेकंड स्टेप ये होता है। तीसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं कि अब आपने प्लान बना लिया, स्ट्रैटेजीज आपने डेवलप कर ली, अब बारी आती है सर्च करने की। सर्च इन द सेंस कि मुझे किस किस सोर्सेस से मटेरियल्स उठाने हैं और उससे कंसेप्ट्स बनाने। तो अब यहां पे थर्ड स्टेप में क्या होगी? सर्चिंग। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूट्यूब पे जाके चीजों को सर्च करोगे, ठीक है? तो ये 3 बेसिक स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप की अगर मैं बात करूं, इतना अब आपने कर लिया, अब चीजों को करना स्टार्ट करोगे स्क्रीनिंग। अब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, या फिर मैं अगर समझाऊं आसान भाषा में, तो यहां पे अननेसेसरी जो अनफिट एप्लीकेशंस होते हैं या अनफिट एप्लीकेंट्स होते हैं, आप उनको स्क्रीन करके हटा देते हो, ठीक है? तो फोर्थ स्टेप होता है स्क्रीनिंग, और फिफ्थ स्टेज होता है इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, ठीक है? इस स्टेप में आप क्या करते हो? जो भी एप्लीकेंट्स आ गए सबको आप इवैल्यूएट करते हो कि किसमें कौन सी स्किल है, किसमें क्या खूबियां हैं, किसमें क्या खामियां हैं। ये सारी चीजें आप देखते हो और कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो अगर इस सीक्वेंस को हम लोग फॉलो करें तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आता है बी, सेकेंड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट दैट इज ए, फिर सर्चिंग की अगर मैं बात करूं तो सर्चिंग आ जाता है, सॉरी डी नहीं, ई में आता है सर्चिंग। तो यहाँ पे ई लिख दिया जाए। फिर चौथे स्टेप की बात करूं तो स्क्रीनिंग हमारा दे रखा है डी में, और इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल दिया हुआ है सी में। तो ऑप्शन बनता है बी, ए, ई, डी एंड सी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देख लो, अब एक इमेज से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा क्वालिटी जो है ब्लर हो सकता है, तो यार बेयर कर लेना। चलो, अच्छा 1 मिनट रुकना।
चलो देखो यहाँ पे इमेज को समझने की कोशिश करना, मैं इमेज दिखा रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, देखो ये सारी चीजें पर्सनल की प्लानिंग करनी पड़ती है, जॉब वैकेंसीज होता है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट की। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा रिक्रूटमेंट की प्लानिंग करने की। दूसरे स्टेज में हम लोग स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे। अब इन एप्लीकेंट जो पॉपुलेशन होती है, उस पॉपुलेशन से हम सर्च करेंगे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को। अब हमने एम्प्लॉयज को सर्च कर लिया, अब एप्लीकेंट के पूल हमारे पास इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएगी। तो उन सारे एप्लीकेशंस की करेंगे हम स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग क्या होता है, अनफिट एप्लीकेशंस को रिमूव करना, छांटना, कटौती करना। फिर अब जो भी पोटेंशियल हायर होंगे, पोटेंशियल हायर्स को हम लोग इवेल्युएट और कंट्रोल करेंगे। क्लियर है, कुछ दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होगे, मैच लिस्ट के फॉर्म में डाला गया है। जॉब डिजाइन, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट और जॉब इनरीचमेंट, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। अगर तुमने अभी तक नहीं करा है तो जाकर फटाफट कर लो, एग्जाम्स में जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अलग अलग कंसेप्ट दे रखे हैं, जॉब डिजाइन, जॉब रोटेशन, जॉब इनलार्जमेंट, अगर मैं तुम्हें एक मतलब बताऊं, जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है, नाम से समझने की कोशिश करो। रोटेशन है, इसका यहाँ पे क्या मतलब है कि आप एक जॉब पोजीशन से बार बार उसे दूसरे जॉब पोजीशन पे भेज रहे हो, कहीं ना कहीं उसको अलग चीज एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश कर रहे हो, न्यू थिंग्स एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश कर रहे हो, उसके जिंदगी में वैरायटी ऐड करने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप वैरायटी ऐड कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो उसके नए नए स्किल्स डेवलप होंगे, साथ ही साथ वो किसी काम से बोर नहीं होगा। अब नए नए काम करोगे डेली बेसिस पे तो जाहिर सी बात है तुम बोर नहीं होगे। अब डेली बैठ के एक ही रूटीन फॉलो करने बैठ जाओगे, 10 घंटे का शेड्यूल फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं चीजें तुम ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे, बोर हो जाओगे उस चीज से। तो वैरायटी ऐड करने से चीजें चीजें जो होती हैं वो उसमें हमें काम करने में बोरियत नहीं फील होती है। तो जॉब रोटेशन से तो हमें क्लियरली पता चल रहा है, एड वैरायटी एंड रिड्यूस बोर्डम इन जॉब, ऐसा हो सकता है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, बिल्कुल यार सही बोल रहे हो आप। तो बी का टू, तो बी का टू देखो किस ऑप्शन में आ रहा है, तो बी का टू तो भैया यहां पे भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है। इट मींस हमारा ऑप्शन 2 और 4 तो एलिमिनेट हो गया है ना। अब हम लोग बात करते हैं जॉब इनलार्जमेंट की। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, इनलार्ज करना, चीजों को बढ़ाना। ठीक है, एक्सपैंड करने की कोशिश करना। आप चीजों को एक्सपैंड कैसे कर सकते हो, नंबर ऑफ टास्क को इंप्रूव करके, नंबर ऑफ टास्क को बढ़ाकर, काम बढ़ाकर। तो जॉब इनलार्जमेंट मेरे हिसाब से यहां पे होना चाहिए एड वेराइटी एंड नंबर ऑफ टास्क। तो यहाँ पे हमारा सी का 3 हो जाएगा। तो यार बी का 1 इसमें भी है, इसमें भी सी का 3 है, तो ये दोनों यहाँ पे हो रहा है। चलो ये दो ऑप्शंस भी नहीं हो पाए। अब बात आती है जॉब इनरीचमेंट की। इनरीचमेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं डेली लाइफ में। जब एक एक बंदा किसी भी कॉर्पोरेट फर्म में या किसी भी फील्ड में काम करता है तो उसके सामने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए आपके पास कहीं ना कहीं अथॉरिटीज भी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ कंट्रोल भी होनी चाहिए, पावर्स भी होनी चाहिए। तो जॉब इनरीचमेंट का मतलब होता है गिव्स हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द वर्क। जब आप काम कर रहे हो तो आपको कंट्रोल आपके हाथों में प्रॉपरली होनी चाहिए। तो डी का हो जाएगा 4। अब बताओ डी का 4 किस में है, तो डी का 4 तो भैया यहां पे है और यहां पे भी है। तो अब बच गया हमारा लास्ट जॉब डिजाइन। तो जॉब अच्छा एक मिनट, सॉरी ये तो हम लोग देख ही नहीं रहे थे ना। हाँ तो डी का 4 इसमें नहीं है, यहाँ पे डी का 3 दिया गया है, तो 3 तो ऑलरेडी कट आउट हो गया है, हुआ है ना। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं, एक मिनट। चलो तो राइट ऑप्शन होगा 1। मैच करें तो जॉब डिजाइन का मतलब होता है एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को इनहैंस करना जब वो काम कर रहा होता है। जॉब रोटेशन का मतलब होता है ऐड वेराइटी एंड रिड्यूस बोर्डम इन जॉब। इनलार्जमेंट का मतलब होता है वेराइटीज ऐड करो, साथ ही साथ नंबर ऑफ टास्क को बढ़ाओ। इनरीचमेंट का मतलब होता है हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, काम करते वक्त आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करो। तो जॉब डिजाइन के अंदर 4 कंसेप्ट होते हैं, जॉब सिंप्लीफिकेशन, जॉब रोटेशन, जॉब इनरीचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। ठीक है, चलो इनलार्जमेंट की अगर बात की जाए तो इट रिफर्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफरेंट टास्क। मैंने क्या बोला, इनलार्ज करना, चीजों को बढ़ाना, एक्सपैंड करना। ठीक है, जो एक एम्प्लॉय काम करता है। इट इज अ प्रोसीजर ऑफ मॉडिफाइंग वर्क कंटेंट टू गिव मोर मीनिंग एंड इंजॉयमेंट टू द जॉब बाय इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन प्लानिंग। इनरिचमेंट का मतलब होता है एडिंग मोर मोटिवेटर्स टू अ जॉब टू मेक इट मोर रिवार्डिंग। द जॉब बिकम्स इनरीच्ड जब जॉब होल्डर के पास डिसीजंस होते हैं,
जॉब होल्डर्स के पास डिसीजन मेकिंग होती है, पावर होती है प्लान करने की, साथ ही साथ कंट्रोल करने की। तो देख पा रहे हो ना, इस स्टेटमेंट से मैच कर रहा है। जॉब एनरिचमेंट गिविंग हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर द वर्क। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, जॉब रोटेशन का मतलब होता है जॉब में वेराइटीज ऐड करना जिससे बोर्डम कम हो, साथ ही साथ वो वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर पाए। जॉब डिजाइन की अगर बात की जाए, इट मींस आउटलाइनिंग द टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी, क्या मेथड्स लगते हैं। ठीक है, एक जॉब को करने में, एक जॉब के बारे में प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड करना कि उसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उस जॉब को करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हो आपके पास वो इनफ स्किल और इनफ कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज को करने के लिए। ठीक, चलो थर्ड क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने। यहां पे बोला गया ये एक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है जहां पे लीडर जो है वो अलाउ करता है सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सब्सटेंशियल, बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप इन द मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज नोन एज। ये एक स्टाइल है किसका? लीडरशिप का। किसका स्टाइल है? लीडरशिप का, है ना। ये एक स्टाइल है लीडरशिप का जो कि लीडर को अलाउ करता है, जो लीडर अलाउ करता है अपने इंप्लॉइज को कि वो सब्सटेंशियली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब्सटेंशियली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन डिसीजन मेकिंग। तो सबसे पहले एलिमिनेशन टेक्निक नाम यहां पे लगाओ। क्या तुम ऑटोक्रेटिक में लीडर्स अपने इंप्लॉय को पार्टिसिपेशन देते हैं? द आंसर इज नो, नहीं देते हैं भैया। पैटर्नलिस्टिक लीडर नाम सुने हो? भैया नाम तो नहीं सुना है, इट मींस चलो यार नाम नहीं सुना है तो कहीं ना कहीं इन्हीं दो में से होना चाहिए। अब हमें पता है लेसेस फेयर का मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम नॉट सब्सटेंशियल फ्रीडम, होता है ना ऐसा। तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डेमोक्रेटिक लीडर। समझते हैं इस चीज को? अच्छा, अभी तक आपने 12वीं कक्षा तक या फिर बीकॉम में देखा होगा, ऐसा बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है कि लीडरशिप के बस 3 ही टाइप्स होते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप चीजों में एक्स्ट्रा हायर डिग्रीज लेने जाओगे, जैसे एमकॉम करना स्टार्ट करोगे या फिर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करोगे, लीडर्स के जो टाइप्स होते हैं वो एक्सपैंड होते जाते हैं। ये 3 तक ही सीमित नहीं रह जाता है, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में बीकॉम में भी पढ़ाया जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में एमकॉम में पढ़ाया जाता है। तो अगर मैं बताऊं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप, तो इतने टाइप के लीडरशिप होते हैं, याद करना अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा अगर पॉसिबल हो तो धीरे धीरे इसे देखते रहो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। डेमोक्रेटिव को हम लोग पार्टिसिपेटिव के नाम से भी जानते हैं। लीडर्स जो है यहाँ पे ओपिनियंस को इनवाइट करता है और सजेशंस को इनवाइट करता है फ्रॉम दी सबॉर्डिनेट। जो भी इंप्लॉइज होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, उनके जो भी ओपिनियंस होते हैं, जो वो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, उनके अंदर जो भी खूबियां होती हैं, वो जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस चीज को वो इनकार नहीं करता है। वो बोलता है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करो डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसे नाम देते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रैट्स का मतलब क्या होता है? जो कि खुद की मनमानी चलाने की कोशिश करे, जो चाहे कि वो जो कह रहे हैं वही सही है, जो तुम कह रहे हो कहीं ना कहीं वो चीज गलत है, तुम पे काम को थोपे। ये कब सूटेबल होता है? जहां पे अनस्किल्ड वर्कर्स काम कर रहे हो या फिर जहां पे वर्कर्स थोड़े अनएडुकेटेड हो। ठीक है, लेसेस फेयर की बात की जाए, जिसे कि हम लोग डेलीगेटिव लीडरशिप भी बोलते हैं, यहाँ पे लीडर जो होते हैं वो काफी ज्यादा लीनियंट होते हैं। इन्होंने आपको कंप्लीट अथॉरिटी दे दिया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको असाइन करी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए जितने भी अथॉरिटी चाहिए इन्होंने आपके हाथों में सौंप दिया, अब आप काम करो खुद के अनुसार। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? हमारा लेसेस फेयर लीडरशिप स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो यार, मैनेजमेंट में मैं तुम्हें क्लियर कट अगर समझाऊं तो मैनेजमेंट में 4 क्वेश्चन पूछे गए 2023 में, तो इंपॉर्टेंट है ना यार, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, तो अच्छे से कवर करके जाना। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब पे मैंने ये भी क्लास भी लिया था, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट जो तुमने देखा होगा, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट वगैरह जो भी आया था, एल्टन मायो ने जिसे दिया था। चलो यार, मैंने तो यहाँ पे हिंट भी तुम्हें दे दिया। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किसने दिया है? तो एल्टन मायो ने दिया है ना। तो सबसे पहले तो ए का 3 देख लो किसमें है। भैया ए का 3 तो 2 ऑप्शन में आता है, 2 और 3 में आता है, इसमें और इसमें आता है, तो मतलब चौथा और पहला तो एलिमिनेट कर सकते हो ना। चलो यार, ये तो एलिमिनेट कर लिया आपने। अब चीजों को समझना है यहाँ पे, बहुत आसान है, सारी चीजें तुमने पढ़ रखी है। नीड हायरार्की थ्योरी किसने दी है? बचपन से भाई तुमने पढ़ा है, मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी, पढ़े हो ना। तो मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दिया। तो बी का 4 किस में आ रहा है? तो भैया बी का 4 तो दोनों में ही आ रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर, 2 फैक्टर्स होते थे, याद करो, हाइजीन फैक्टर, हाइजीन, और एक होता था मेंटेनेंस फैक्टर।
होता था या नहीं होता था? जल्दी बताओ। बिल्कुल होता था। तो ये किसने दिया था? हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी का तुमने नाम सुना है? हाइजीन होता था और मेंटेनेंस फैक्टर होता था। तो बिल्कुल भैया ये तो सुना है। तो हाइजीन और ये फ्रेडरिक हर्जबर्ग हो जाएगा, तो सी का 1 लगा दो। सी का 1 किस में है? ये अब बच गया डी, तो डी का 2 हो जाएगा। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दिया है डगलस मैकग्रेगर ने, तो जो इसका राइट आंसर निकल कर आएगा वो ऑप्शन 2 होगा। क्लियर? समझ गए? चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके। मैस्लॉज हायरार्की नीड थ्योरी, ये थ्योरी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी 1943 में। यहाँ पे मैस्लो ने बताया था कि एक ह्यूमन जो होता है उसके कुछ सीक्वेंशियल ऑफ नीड्स होते हैं, जिसे कि वो एक नीड को जब सेटिस्फाई करता है तभी वो दूसरे नीड पर जा पाता है। तो यहाँ पे मैस्लो ने ये थ्योरी डेवलप करा था ऑन द बेसिस ऑफ चेन और सीक्वेंस ऑफ नीड्स। इनके अनुसार एक व्यक्ति के काउंटलेस नीड होते हैं, एक नीड सेटिस्फाई होता नहीं कि दूसरा नीड आ जाता है। ये नेचुरल प्रैक्टिकल लाइफ में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को 5 बेसिक कह सकते हो प्रायोरिटीज पे क्लासिफाई करे। सबसे पहला आता था फिजियोलॉजिकल नीड। कुछ स्टूडेंट से साइकोलॉजिकल नीड्स पढ़ लेते हैं, लेकिन ये साइकोलॉजिकल नीड नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल नीड होती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स जिसे हम बेसिक नीड्स के नाम पे भी जानते हैं, रोटी कपड़ा मकान, सुना ही होगा तुमने। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स आ जाता है। जब बेसिक नीड किसी व्यक्ति का सेटिस्फाई हो जाता है, फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होता है, वो बात करता है सेफ्टी और सिक्योरिटी की, कि हाँ अगर मैं कहीं पे काम कर रहा हूं तो मुझे जॉब सिक्योरिटी चाहिए होगी। तो सेफ्टी नीड्स किसके अंदर आएगा? दूसरे पे स्टेज पे आ जाता है। फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, इट मीन सोशल अफेक्शन की बात हो रही है, फ्रेंड सर्कल क्रिएट करने की बात हो रही है। एक कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले क्या सोचोगे? यार कॉलेज जा रहा हूँ, एक अच्छा था बस सीट अलॉट हो जाए, अच्छा कॉलेज जा रहा हूँ बस, आने से पहले यही सोच रहे होगे। दूसरी चीज सेफ्टी के बारे में सोचोगे कि हाँ यार जहां पे भी मैं रहूंगा, चाहे मुझे हॉस्टल मिले या बाहर में रहूं, वो सेफ इन्वायरमेंट रहे, या फिर जहां पे भी मैं पढ़ रहा हूँ वहां पे वो सेफ इन्वायरमेंट रहे, ऐसा नहीं कि कोई भी आगे किसी को मार के चला जाए। तीसरी बात आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसका मतलब होता है कि यार अब दोस्त बनाने हैं, हमें फ्रेंड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। फिर उसके आता है स्टीम नीड। स्टीम नीड यहाँ पे बात आती है प्रेस्टीज की, फीलिंग्स की, अपने ईगो की बात आ जाती है यहाँ पे। तो उसके बारे में भी सोचते हो, ये सब काम कर लिया कि यार मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, तेरा बिहेवियर ऐसा है, तो ये आ जाता है स्टीम नीड्स के अंदर, या मेरा बिहेवियर ऐसा है। फिर लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पे बात होती है कोई व्यक्ति खुद के फुल पोटेंशियल से काम करना चाहता है। जैसे तुम कॉलेज आ रहे हो तो तुम्हारा कुछ ना कुछ अल्टीमेट पर्पस रहा होगा। ऐसा पर्पस नहीं है कि सिर्फ तुम्हें सीट सिक्योर करना था, कॉलेज का माहौल देखना था, फ्रेंड्स क्रिएट करने थे और अपने ईगो को रखना था। तुम्हारा अल्टीमेट अल्टीमेट पर्पस कॉलेज में आने का होता है पढ़ाई करना, और कहीं ना कहीं तुम जो फ्यूचर में कर रहे हो, फ्यूचर में तुम करने वाले हो, उसमें कंट्रीब्यूशन करना। तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में हायर स्टडीज करना है या नेट जेआरएफ क्लियर करना है, तो तुम्हारा जो अल्टीमेट पर्पस होगा तुम उसे अचीव करने में लगोगे। तो ये लास्ट आता है किसमें? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में। एक इंसान सबसे पहले इन सारे बेसिक नीड्स को कवर करता है, फिर अल्टीमेट नीड पर जाता है। क्लियर? सही है? कोई डाउट नहीं है? देखो यार, डाउट अगर हो रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है, नंबर भी यहाँ पे दे रखा है यार, उस पर कर सकते हो कॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर मूव करते हैं। दैट इज हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, जिसे हम लोग हाइजीन थ्योरी भी बोलते हैं या डुअल स्ट्रक्चर थ्योरी भी बोलते हैं। फ्रेडरिक हर्जबर्ग जो कि एक प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी में, इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी दिया था इन द ईयर 1959। ये एक्सटेंशन है मैस्लॉस की थ्योरी का। यहाँ पे दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, हाइजीन और मोटिवेशन। हाइजीन फैक्टर जिसे कि हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर्स भी बोलते हैं और डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं। इनके अनुसार क्या बताया गया था, ये वैसे फैक्टर्स होते हैं जिसका एक व्यक्ति के अंदर रहना जरूरी हो जाता है। अगर वो फैक्टर उसके अंदर नहीं होगा, वो रीजनेबल लेवल ऑफ फैक्टर उसके अंदर नहीं होता है, तो वो इंसान डिससेटिस्फाई फील करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। According to Herzberg, hygiene factors are those factors which are necessary to maintain a reasonable level of satisfaction in employees. एक एम्प्लॉय है, उसके अंदर एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कौन काम करता है? ये हमारा काम करता है हाइजीन फैक्टर। इसीलिए इसे हम लोग मेंटेनेंस फैक्टर के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि जस्ट ये एक आपके अंदर लेवल को मेंटेन कर रहा है और इसका कोई भी काम नहीं। अगर ये इंक्रीज कर दिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि इससे आपका जो मोटिवेशन है वो बूस्ट हो जाए। Any increase in the presence of these factors above the reasonable level will not lead to extra satisfaction in employees. Therefore, there is no use of paying attention or spending money on these after a certain extent. For example, अगर तुम डेली दिन के 4 रोटी खा रहे हो, ठीक है, अगर 4 रोटी कंज्यूम कर रहे हो, दिन के तुम 4 रोटी कंज्यूम कर रहे हो, अगर तुम्हें बस 2 रोटी दिया जाए, कहीं ना कहीं भूख ज्यादा लग जाएगी ना, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, यार भूखा है मुझे कुछ खाना दो यार। लेकिन अगर मैं 5 रोटी दे देता हूं तो तुम क्या एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाओगे? हाँ, कुछ केसेस में हो जाओगे। मान लो मैं 4 की जगह 8 रोटी दे देता हूँ,
यार नहीं मोटिवेट होगे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलो क्लियर है यहाँ पे, समझ रहे हो चीजों को। नेक्स्ट फैक्टर इसी में आता है मोटिवेशनल फैक्टर। ये वैसे फैक्टर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं। दे परसीव्ड एडिक्वेसी और प्रेजेंस इंकरेज एम्प्लॉय टू गिव देयर बेस्ट, ऑफन लीडिंग टू द हायर प्रोडक्टिविटी, हायर मोरल एंड हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। ये कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करता है, जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है। डेली 4 रोटी खा रहे थे, आज मम्मी ने बोल दिया कि आज तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, मैं तुम्हें एक पिज्जा ऑर्डर करके दूंगी, है ना। तो ये ना कहीं तुम जाओगे फटाफट 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पिज्जा। मोटिवेशनल फैक्टर हो गया ना। However, the perceived inadequacy or absence of these factor may not lead to strong dissatisfaction. अगर तुम्हें पिज्जा नहीं भी मिलता ना तो कोई तुम उससे डिससेटिस्फाई नहीं हो जाते। तुम जैसे बस 4 रोटी खा रहे थे, अपना काम कर रहे होते, काम करते, लेकिन हाँ उसके प्रेजेंस को अगर बढ़ा दिया जाता तो कहीं ना कहीं तुम एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ काम करते। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई भी जान लो क्या होता है। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई डगलस मैकग्रेगर के द्वारा दिया गया था। इनकी जो बुक का नाम था, क्या नाम था? द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। नाम याद रखना, ऐसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन हायर स्टडीज करोगे तो यार काम तो आ ही जाएगा। ठीक है, बोलो भाई ठीक है। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। एंड दे रिफर टू स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट में 2 स्टाइल होते हैं, एक होता है थ्योरी एक्स होता है और एक होता है थ्योरी वाई। ये एक सिक्के की 2 पहलू की तरह, लाइक हेड और टेल, एक सिक्के में 2 साइड्स होते हैं, हेड और टेल। तो जस्ट वैसे ही ये एक सिक्के की तरह है जिसके अंदर 2 साइड्स होते हैं। ठीक है, बोथ आर द 2 साइड्स ऑफ द कॉइन, दैट इज द हेड एंड टेल। हेड यहाँ पे थ्योरी एक्स को माना गया है और टेल जो है थ्योरी वाई को माना गया है। क्लियर है ये चीज। थ्योरी एक्स की अगर बात करें तो ये जो थ्योरी है ये क्लासिकल थिंकर्स पे बेस्ड है, लाइक एडम स्मिथ, एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, इन 2 क्लासिकल थिंकर पे बेस्ड है, जिनका कहना है कि मनी जो होता है ये ग्रेटेस्ट मोटिवेटर होता है। मनी से आप कोई भी काम करवा सकते हो। 1 मिनट। मनी से आप कोई भी काम करवा सकते हो, है ना। उनका क्या कहना था, अगर आपको एक एम्प्लॉय से एक्स्ट्रा एफिशिएंसी के साथ काम लेना है, अच्छा काम लेना है, तो आप उसको बोनसेस दो, पैसे से बढ़ाओ, स्किल्स उसके जो है खरीदने की कोशिश करो। उनका ये क्लासिकल थिंकर्स का मानना होता था। ठीक है, तो जो इंप्लॉइज थे वो काम करना नहीं भी चाहते थे, कह सकते हो, तभी ना उन्हें पैसे से मोटिवेट करने की बात होती थी। वहीं थ्योरी वाई की बात की जाए तो यहाँ पे बोला गया कि जो भी इंप्लॉयज होते थे बाय नेचर वो काम करना चाहते थे, वो काम को नेचुरली ट्रीट करते थे। ठीक है, वो लेजी नहीं थे, ये हमेशा बिजी दिखाने की खुद को कोशिश नहीं करते थे। लेकिन थ्योरी एक्स में जो इंप्लॉयज हुआ करते थे वो खुद को बिजी दिखाने की कोशिश करते थे। द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज टू क्रिएट कॉन्जेलियर एनवायरमेंट। मतलब यहाँ पे कहने का है कि ये जो एम्प्लॉयज होते थे इनको एक अच्छा कह सकते हो शांत सुकून वाला वातावरण चाहिए होता था। Since employees are willing to work under congenial environment, there is a no need to strict control। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो एम्बिशियस होते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। क्लियर, ये सारे मोटिवेशनल थ्योरीज हैं। चलो अब बात करें अगर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट की, तो ये दिया गया था एल्टन मायो के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? एल्टन मायो के द्वारा। एक फेमस सीरीज ऑफ स्टडी कंडक्ट की गई थी ह्यूमन बिहेवियर में, ये मैंने पढ़ा भी रखा है। इन वर्क सिचुएशन वाज कंडक्टेड एट द वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। और ये जो एक्सपेरिमेंट चली थी ये 1924 से लेकर 1933 तक चली थी। जाओ यूट्यूब पे मैंने इसका वीडियो डाल रखा है। इन 1927 एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर जिसको कि लीड कर रहे थे एल्टन मायो, ठीक है, वो हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल गए। ठीक, इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया गया था कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है, शिकागो में एक प्लांट है, इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न प्लांट नाम था उसका। क्या नाम था? इलेक्ट्रिक हॉथॉर्न प्लांट। ये शिकागो के नजदीक था। यहाँ पे स्टडी की गई थी, वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। लाइटिंग एक्सपेरिमेंट कह सकते हो कि लेवल ऑफ लाइटिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर रखी है, तो वहां जाके तुम देख सकते हो, तुम्हें अगर डिटेल में समझना हो। तो ये रही आज की कहानी। आई होप तुम्हें चीजें समझ आई होगी। अगर वीडियो देखो यार अच्छा लगता है तो थम्स अप करो, वीडियो का लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट में कुछ अच्छा सा लिख के जाओ। अगर तुम्हें कोई और भी अदर वीडियोस चाहिए, जैसे कि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जल्द ही यूट्यूब पे स्टार्ट करने जा रहा हूं एमसीक्यू सीरीज, डेली बेसिस पे होंगी। एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं यूट्यूब पे,
और जिसके अंदर हम लोग हर सब्जेक्ट के सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो भी आने के चांसेस होंगे, क्योंकि तुम देख रहे हो एनटीए का पैटर्न हर साल चेंज होता जा रहा है, बेसिक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप आ नहीं रहे, क्वेश्चंस जो आते हैं स्टेटमेंट फॉर्म्स में आ रहे हैं, असर्शन रीजंस के फॉर्म में आ रहे हैं, मैच लिस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के जो ऐसे टाइप्स होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे उस सीरीज के अंदर, हर एक सब्जेक्ट को कवर अप यहाँ पे करवाया जाएगा एमसीक्यू सीरीज के फॉर्म में, और ये सीरीज जल्द ही स्टार्ट करवा दिया जाएगा यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब तुम्हें बताना है क्या तुम ये सीरीज रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चाहते हो या फिर लाइव फॉर्मेट में चाहते हो, ठीक है, बताना जरूर। और तुम और अभी तुम्हारे कोई सजेशंस रहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो को लाइक जरूर करना, और मैं बताना चाहूंगा साथ ही साथ जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है इस कोर्स में जल्दी जाओ यार, ज्वाइन करो इस कोर्स को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स को डिजाइन किया गया है, हर एक एस्पेक्ट को कंडक्ट करवाया गया है, कंप्लीट करवाया गया है यहाँ पे। तो अगर तुम किसी भी चैप्टर में फंस रहे हो, तुम्हें स्टडी मटेरियल को लेकर परेशानी हो रही है कि कहां से करे कहां से नहीं करे, तो बहुत ही बेहतरीन ये कोर्स तुम्हारे लिए होने वाला है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। हर चीज को यहाँ पे स्ट्रक्चर तरीके से दिया गया, जो टेस्ट तुम अलग से जाके खरीदोगे वो टेस्ट इसके अंदर ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। प्रैक्टिस करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और जल्दी एमसीक्यू सीरीज के पीडीएफ वगैरह सारे एडवांस में यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। सो एंड करते हैं, ज्वाइन करना हो तो स्टोर सेक्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।